8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 16 अप्रैल 2022 को जो आपके गणित का पेपर है उसके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके जो काफ़ी सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में सही हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपके इसमें 8वीं बोर्ड का जो गणित का पेपर आएगा 16 अप्रैल को, उसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि परिमेय संख्या योग के लिए युज्य तस्मक कौन सा है। तो योग के लिए युज्य तस्मक जो होता है वो 0 हो, क्या होगा इसमें 0। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा युज्य तस्मक 0। दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या 87 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो योग दे रखा है 95, एक संख्या 87, तो दूसरी ज्ञात करने के लिए 95 में से हम 87 को घटा लेंगे। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और इसका आंसर हो जाएगा इसमें 8। तो करेक्ट आंसर इसका 8। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या किसके लिए साचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो योग और गुणा के लिए तो करती हैं लेकिन भाग के लिए पालन नहीं करती हैं। व्यवकलन और भाग साचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं। किसी बहुभुज के किन्हीं दो आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंड क्या कहलाता है। जैसे ये कोई एक बहुभुज है, इसके आसन शीर्ष यानी कि पड़ोसियों को छोड़ के सामने वाले से मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये वाली लाइन इसमें विकर्ण कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, विकर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकर्ण। अगला प्रश्न है एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने के परिणाम बताओ। तो ये प्रश्न अभी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में आया था कि एक पासे, ये सेम प्रश्न है। तो एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने के परिणाम कितने होंगे। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर होते हैं। इनमें से अभाज्य परिणाम कौन कौन से, तो एक तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या है। तो ये 3 अभाज्य संख्या है। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो 3 परिणाम प्राप्त होंगे। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और 5। तो ये 3 परिणाम हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा इसका 3। अगला प्रश्न है 1 से 9 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 9 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या, एक तो 2 आ जाएगी, एक 3 आएगी, एक 5 आएगी और एक 7 आ जाएगी। फिर अगली अभाज्य संख्या 11 है। तो हमें 9 तक पूछा तो अपना उत्तर ये इन 4 संख्याओं के रूप में हो जाएगा। तो 1 से 9 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, ये 4 हैं। अच्छा, ये 4 जो संख्या है 2, 3, 5 और 7, ये सभी एक एक अंक की अभाज्य संख्या है। इसके बाद वाली जितनी भी संख्या आएगी वो 2 अंकों की अभाज्य संख्या होगी। तो पूछ ले कि एक अंक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो 4 है। 1 से 9 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो भी 4 है। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या देखने के लिए जो 0 है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो ये 10 तो वर्ग संख्या नहीं है, ये 100 जो है वो पूर्ण वर्ग है और ये 10,000 है वो भी पूर्ण वर्ग है। तो ये 1000 जो बचे हुए वो पूर्ण घन संख्या है। यानी कि 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा पूर्ण घन संख्या कौन सी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। तो बट्टा कितना है, यानी कि कितनी उसको छूट दी जा रही है। तो 840 रुपये तो उसके ऊपर लिखे हुए और उसको कितने में बेच रहे हैं, 714 में। इसको इसमें से घटा लेंगे तो हमारी बट्टा आ जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो 126 रुपये उसके बट्टा आ जाएगा। तो 126 किस में उत्तर है, पहले वाला ऑप्शन में। इसका उत्तर हो जाएगा 126। फिर आपको लिखना है बीजीय व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान है वो जब दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो उत्तर होगा वो ए माइनस बी और ए प्लस बी, सी वाला उत्तर इसमें सही है। 10वां प्रश्न है -4 की घात 5 और -4 की घात 5, इसका मान कितना होगा। तो आधार समान होने पे घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार क्या है, -4, घातें क्या है इसकी 5 + 5, उसका उत्तर हो जाएगा -4 की घात 10। तो -4 की घात 10 किसमें, सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। फिर आपको 11वां सवाल देखना है। इसमें 2y और 22xy, इसमें आपको सारा गुणनखंड बताना है। तो देखो 2y में तो 2 आ जाएंगे और y आ जाएगा, और 22 में को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 × x × y।
तो इसमें एक तो 2 मिल रहा है, एक इसमें y मिल रहा है, तो हमारा जो सारा गुणनखंड वो क्या हो जाएगा 2y। 2y किसमें, सी वाला ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा 2y। अगला प्रश्न है संख्या 4.9 का स्क्वायर करना है। 4.9 का स्क्वायर करना है। तो 4.9 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका दशमलव अभी भूल जाते हैं, हम 4.9 को 4.9 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के लिए यहाँ से अभी दशमलव को हटा दो, 49 को 49 से गुणा करना, फिर जो भी आंसर आए उनमें एक पॉइंट इसका और एक पॉइंट इसका, दो संख्या छोड़ के वापस पॉइंट लगा लेंगे। तो जब हम 4.9 को गुणा करेंगे 4.9 से तो इसका उत्तर आएगा 2401। 49 को 49 से गुणा करते तो 2401 इसका आंसर होता है। फिर इसका भी पॉइंट और इसका भी पॉइंट, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, 24.01 इसका आंसर होगा, ब वाला ऑप्शन 24.01। फिर 13वां प्रश्न आपके, कोई बिंदु जिसका x अक्ष 0 है तथा y निर्देशांक शून्यतर है तो वह किस अक्ष पर स्थित होगा। जब x का मान 0 होता है तो वो कौन से अक्ष पर होता है, y अक्ष पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा y अक्ष पे। x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो ये x का मान 0, इसका मतलब वो कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा। और x अक्ष पे कोई संख्या है तो इसका मान y का मान 0 होता है। तो ये इसमें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिंदु 4,5 में x निर्देशांक क्या है। तो कोई सभी बिंदु पहले x का मान होता है फिर बाद में y का मान होता है। जैसे यहाँ पे 4,5 है तो x का मान कितना आ जाएगा 4। x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। फिर 15वां प्रश्न आपके इसमें, कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो 5 की भाजकता का नियम ये है कि जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर उसमें 5 होगा, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 0 और 5 जो होंगे उसमें इकाई के अंक पर, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ब वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। फिर आपको संख्या 5 का व्युत्क्रम लिखना है। तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लिखने के लिए उसको 1 के बट्टे में लिख लेते हैं। तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। और कोई पहले से ही बट्टा में दे रखी तो उसको उल्टा कर लो। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो वो हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर निकालना है। फिर अगला प्रश्न है, आयत का परिमाप दे रखा है 18 सेमी, इसकी चौड़ाई 4 सेमी, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो कितना दे रखा हमें 18। तो 18 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 9, बराबर इसकी चौड़ाई कितनी है 4 प्लस लंबाई इसमें हमें ज्ञात करना है। तो 4 को इधर लाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5 सेमी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये तीसरा सवाल भी 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा था। एक थैले में 4 लाल गेंदे 5 काली गेंदे, तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता की ज्ञात करनी है। तो हरी गेंद इसमें से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो वो असंभव घटना है। तो 4 तो लाल गेंदे और 5 इसमें काली गेंदे, हरी गेंद कैसे निकालेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। कौन सी घटना ये, असंभव। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। अगला प्रश्न है, फिर ये बड़ा सवाल है आपके तीसरा इसमें। अच्छा, रिक्त स्थान के बाद में फिर आपके बोर्ड परीक्षा में सत्य असत्य वाले भी पूछे जाएंगे, तो उसका भी मैं अलग से आपको वीडियो समझा दूंगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 दे रखा है, तो वो पूर्णांक ज्ञात करने। तो पूर्णांक हम मान लेंगे इसमें x प्लस दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 प्लस तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2, बराबर इसकी जोड़ दे रखी है 51। इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएंगे 3x प्लस 3 बराबर 51। तो 51 में से हम इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 51 में से 3 घटाएंगे तो 48 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 48, 3x बराबर 48 48। x का मान ज्ञात करने के लिए 3 का 48 में भाग दे देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/3, 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार और 6 बार, यानी कि x का मान कितना आया 16। जो पहली संख्या है वो 16 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 में 1 और जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगी। तीसरी संख्या 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगी। तो 16 17 और 18 इसके उत्तर आएंगे। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो बाह्य कोण का माप दे रखा है तो उससे हम देख सकते हैं कि कितनी भुजाएं होगी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग
बाहर के जितने भी कोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसमें हम 45 का भाग दे देंगे। ये 5 के पार से कट जाएगा, 5 के पार से ये कटेगा एक बार, ये 5 के पार से ये कट जाएगा इसमें 7 बार और 2 बार, 72 बार, और ये कटेगा 9 बार। तो 72 में 9 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो भुजाएं कितनी हो जाएगी इसमें 8 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है इसका चौथे का 8 हो जाएगा। फिर आपको समांतर चतुर्भुज वाला सवाल करना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो निम्न कथनों को परिभाषा द्वारा पूरा करना है। तो इसमें AD बता रखा है, तो AD किसके बराबर होता है, ये AD जो भुजा है वो इस CB के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा CB या BC, या इसको हम BC भी लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, तो ये AD बराबर BC हो जाएगा और AB बराबर CD हो जाएगा। इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर होता है। तथा जो दो कोण होते हैं लगातार कोण, इन दो लगातार कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती है, लेकिन इसके जो सामने के कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण B होता है। तो इसमें हमें एक तो ये भरना तो भर दिया हमने, ये AD जो होगा वो BC के बराबर होगा। फिर इसमें भरना है कोण DAB, कोण DAB तथा कोण CDA, कोण CDA। तो DAB ये वाला कोण और CDA ये वाला कोण, इन दोनों की जोड़ किसके बराबर होगी, तो दो लगातार कोण दे रखे तो इसकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगी। फिर आपके अगला प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड है, तो पहिया घुमाने पर हरा त्रिज्यखंड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो पहले टोटल कितने हैं तो वो देख लेते हैं। टोटल है इसमें 5। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम इसमें 5 हो जाएंगे। फिर हरा त्रिज्यखंड ज्ञात करने की प्रायिकता, तो हरे कितने 3 है, तो उत्तर हो जाएगा 3/5। अगला सवाल आपके इसमें है कि 86 का वर्ग ज्ञात करना और 93 का भी वर्ग ज्ञात करना। तो 86 को 86 से गुणा कर लेना, इसका वर्ग आ जाएगा, और 93 को भी 93 से गुणा कर लेंगे तो 93 का वर्ग आ जाएगा। अगला सवाल 90 है आपके इसमें, एक चमेली के पास एक धन का 75% खर्च करने के बाद में 600 रुपये बच जाते हैं। तो शुरू में उसके पास कितना धन था, तो ये हम मान सकते हैं कि ये जो 75% धन है वो खर्च करने के बाद कितना बच रहा है 600 रुपये। तो 600 रुपये उस संख्या के कितने परसेंट है, वो 25% है। तो हम क्या करेंगे, x का 25% ज्ञात कर लेंगे, जो कि कितने देर का है 600 देर का है। तो इसको हम यहाँ पे काट देंगे, 25 के पार से 100 4 बार कटेंगे, और x बराबर 4 × 600 हो जाएगा। तो 6 × 2400 इसका आंसर होगा। कितना आंसर आ जाएगा 2400। फिर आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। 5 - 2x और x + 2, इनको गुणा करके एक द्विघात समीकरण बनेगी, इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। फिर इनको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए इसका उत्तर हो जाएगा 3.5 × 10⁻⁻5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4.05 × 10⁻6। अगला प्रश्न है, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो देखो ये y अक्ष और ये x अक्ष है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये वाला तीसरा होता है, और ये वाला चौथा चतुर्थांश। यहाँ पे x और y दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ x माइनस और y प्लस का होता है, और यहाँ पर x भी माइनस और y भी माइनस। यहाँ पे x तो प्लस लेकिन y माइनस होता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब दोनों ही प्लस के होंगे तो वो पहले में आ जाएंगे, दोनों ही माइनस के होंगे तो वो तीसरे में आएंगे। पहला माइनस दूसरा प्लस तो दूसरे में, पहला प्लस दूसरा माइनस तो वो चौथे में। देख लेते हैं इसमें, दोनों ही प्लस के तो वो कौन से में होंगे, फर्स्ट में हो जाएंगे। दोनों ही माइनस के तो कौन से में हो जाएंगे, तीसरे में हो जाएंगे। ये पहले में आएगा, ये वाला तीसरे में आएगा। अगला प्रश्न है, यदि 24x 3 का गुणज है तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए अगर ये 24x यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 3 का गुणज है, तो उसकी जोड़ में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 + 4 + x का मान ज्ञात करना है, जिसमें जो 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो अगर हम यहाँ पे ये 6 हो रहे पहले से, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो भी इसकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और 3 का भाग इसमें चला जाएगा। एक तो इसमें हम 3 रख सकते हैं।
और क्या रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम रख सकते हैं 6, 6 रखेंगे तो भी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। और क्या रख सकते हैं हम, 9, तो भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3, 6, 9 इसके आंसर हो जाएंगे। x का मान यहाँ पे 3 हो सकता है, x का मान यहाँ पे 6 हो सकता है, x का मान यहाँ पे 9, तो 3, 6, 9 इसके उत्तर होंगे। फिर आपके इसमें 14 सवाल है, 6/13 को गुणा करना है माइनस के 7/16 से के व्युत्क्रम से। तो माइनस का 7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/-7 हो जाएगा। फिर किसी पहाड़ से करते हो तो काट दो, नहीं करते हो तो वैसे वैसे गुणा करके इसको लिख लेते हैं। तो नहीं कटेंगे, ये 16 × 6 96 और 13 7 1 मिनट, इसको हम वापस करते हैं। हाँ, ये 16 96 हो जाएगा और 13 7 91, यानी कि 91 है, वो भी माइनस में। फिर ये ग्राफ है आपके, तो ये जो बना रखा उसको हम दंड आलेख कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। बीच में अगर खाली जगह होती है आयतों के बीच में तो उसको हम दंड आलेख कहते हैं। अगर ये पास पास में होते हैं जुड़े हुए तो उसको हम आयत चित्र कहते हैं, हिस्टोग्राम। तो इसमें एक प्रश्न पूछ रखा है, वर्ष 2002 में कितनी बिक्री बढ़ी। तो ये बिक्री देखिए इधर और इधर वर्ष दे रखे हैं 2002 में, तो वो हो जाएगी 4। 2002 और 2006 में बिक्रियों का अंतर कितना है, 2006 में तो है 12 और 2002 में कितना है 4। तो 12 में से 4 को घटा लेंगे तो 8 किस में अंतर आ जाएगा। किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक इसमें हो जाएगा, यही 2002 में और 2006 में इसका जो बिक्रियों का अंतर है वो सर्वाधिक रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात दे रखा है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा और इसमें हम √441 कर लेंगे। भुजा बराबर √441, इसके उत्तर आ जाएंगे 21 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे गुणनखंड तो वो ये आएंगे 3 × 3 × 7 × 7। 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा, 7 का बाहर निकलेगा, 7 × 3 बराबर 21 उत्तर हो जाएंगे। फिर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं इसमें, ये जो बाहर दे रखा है, ये जो बाहर मान दे रखा है, इससे हम ये वाला ज्ञात कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, इसको 180 में से घटा लेंगे तो ये 110 हो जाएगा। तो ये वाला कोण 110 है। फिर इनकी दोनों की जोड़, वो भी इन दोनों की जोड़ तथा इसकी जोड़ वो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 110। तो 110 और z+40 की जो जोड़ है वो 180 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 40 + z + 110 बराबर 180। ठीक है, ये 40 110 में जोड़ेंगे तो 150, तो z + 150 बराबर 180, z बराबर 180 - 150। तो z का मान कितना आ गया इसमें 30। z के मान को यहाँ लिख लेंगे 30। तो यहाँ जो मान आया हमारा 110 वो इस x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x और इसके सामने वाला कोण ये दोनों बराबर है। x का मान कितना आ जाएगा 110 डिग्री, z का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। तो ये वाला त्रिभुज देखो, इसमें y का मान दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इन दोनों की जोड़ इसके बराबर हो जाएगी। तो z का मान कितना आया, z का मान आया इसमें 30 डिग्री और एक देखा है 40। तो 40 + 30 इसका योग कितना हो जाएगा 70। तो यह हो जाएंगे 70 डिग्री। ये 110 है तो ये इसका लगातार वाला कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो x का मान कितना आया 110 डिग्री, y का मान जो आया वो अभी हमने ज्ञात किया था ये 70 डिग्री है, और z का मान जो ज्ञात किया वो 50 डिग्री है। तो 30 डिग्री 150 में से घटा लेंगे इसको तो 30 डिग्री आएगा। ये एक्स वाई जेड के मान है। फिर अगला सवाल आपका 8वां, गुणनखंड करने। तो इसमें आपको गुण इसमें साफ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। फिर तीसरा सवाल 19वां सवाल आपके दिमागी कसरत वाला, इसमें ABC का मान ज्ञात करना है। 20वां प्रश्न है इसमें, बंसी के पास कुछ रुपए सिक्के हैं 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले। यदि 2 रुपये सिक्के की संख्या 5 रुपये के वाले सिक्के की संख्या से 3 गुनी है तब मूल्यों का योग 77 है, तो इसमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है।
या फिर इसके अथवा में एक और सवाल दे रखा है, राहुल हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद इनके योग का दोनों की योग 56 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो वर्तमान हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5x अनुपात या 5x और 7x। फिर जो दे रखा है इसको हम इसमें मानकर इसमें x का मान ज्ञात करेंगे और वर्तमान आयु आ जाएगी। 21वां सवाल है, इसमें आपको बारंबार तक आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए वही 20 में इनकी जगह छोड़नी पड़ेगी। पहले इसकी बारंबार तक सारणी बनाएंगे, फिर इसमें ये वाला सवाल करेंगे। ये पाई चार्ट वाला दे रखा है कि किस, इसमें आपको उत्तर देखना है कि किस मद में सबसे अधिक व्यय हुआ है। तो सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सा है इसमें, वो है 25%। किस पर है ये, भोजन पर। तो यहाँ उत्तर लिख लेना है भोजन पर। किस मद का व्यय परिवार की बचत के बराबर है। बचत कितनी, 15%। तो 15% में हो जाएगा हमारा बच्चों की शिक्षा। तो बच्चों की शिक्षा का जो मद है वो परिवार की बचत के बराबर है। फिर यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो कपड़ों परिवहन और भोजन पर हुआ मासिक खर्च ज्ञात करना है। तो वापस देख लेते हैं इसको। कपड़े पे कितना है 3000, 10%। और परिवहन पर कितना है 5%। और फिर मासिक भोजन पर कितना है 25%। तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 और 5 25 40%। तो कितना हो जाएगा 40। 100 में से 40 करेंगे तो 100 में से 40 हमारा इन तीनों पे खर्च हो रहा है। टोटल है 100 इंटू मासिक कितना है 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 30 को हम 40 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 2 जीरो को गुणा करेंगे तो 1200। फिर आपके इसमें आपको एक सरल ब्याज का सवाल है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है तो 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए 12,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने की कितनी राशि देनी पड़ेगी। इसमें आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। इसके अथवा में जो सवाल है वो आपको सरल करना है। फिर 23वें सवाल में आपको एक रेखिक आलेख खींचना है जिसमें वर्ष दे रखा है, स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या भी दे रखी है। तो ये इसमें आपको ग्राफ खींचना है। या फिर इसके अथवा में दे रखा है आपको एक और ग्राफ। तो यहाँ पे आपको समय और साधारण ब्याज में ग्राफ खींचना है। तो एक तरफ हम समय ले लेंगे, एक तरफ हम रुपये ले लेंगे। तो इधर ले लेते हैं हम समय, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। यहाँ रुपये ले लेंगे 60 रुपये, 120 रुपये, 180 रुपये, 240 रुपये और ऊपर ले लेंगे 300 रुपये। फिर यह मिलान करना है, 1 रुपये 1 वर्ष में 60 है, 2 वर्ष में 120 है, 3 वर्ष में 180 है, 4 वर्ष में 240 है और 5वें वर्ष में आपका 300 है। तो इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो इनको मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये हमारा ग्राफ है। ये वाई एक्स पर हम इसमें ब्याज लिख लेंगे, एक्स अक्ष पर समय लिख लेंगे वर्ष में। फिर ऊपर आपको एक पैमाना लिखना है। इसमें पैमाना कैसे लिखना है, तो पैमाना एक्स अक्ष पर जितनी संख्या वो लेनी है। एक्स अक्ष पर 1 के बराबर 1 ही लें तो 1 ले लेंगे। वाई एक्स पर 1 के बराबर 60 है तो वाई एक्स पर 1 बराबर 60, ये पैमाना लिखना है। तो ये आपके एक मॉडल पेपर था 2022 की गणित की परीक्षा के लिए, जो आपके 16 अप्रैल को पेपर होने वाला है वो वाला। मेरे पास में से 4 पेपर और हैं तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने बाकी के साथियों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी के विषय हैं उनके भी मैं आपके मॉडल पेपर यहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा, चाहे वो साइंस के हैं, हिंदी के हैं, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इन सभी के पेपर आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।